हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आज आप सभी लोग का जो सेट चलने वाला है CDPO एंड 67 जो BPSC का एग्ज़ाम होने वाला है, जो अभी फॉर्म आने वाला है, और CDPO का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी का आपका सेट चलने वाला है। ये आप देख पा रहे होंगे, बिहार लोक सेवा आयोग आपका यहाँ पे है। CDPO BPSC एंड 67 BPSC का है। इस बुक में देखा जाए तो टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, एक आपका जो है प्रीवियस ईयर का सेट दिया गया है। इसमें टोटल आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको 150 क्वेश्चन दिया जाएगा। पूरा हम अच्छे से देखेंगे 150 क्वेश्चन को, और डिटेल के साथ भी देखेंगे। वीडियो पे आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है हमको, ठीक है। और आप सभी लोग बताइएगा कि क्या आगे का सेट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आपके कमेंट के ही बेस पे मैं आगे सेट चलाऊँगा, नहीं तो फिर इसको यहीं पर रोकूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि उनको जो आगे का नोटिफिकेशन है वो हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे कि 1889 ईस्वी में 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो इसका आंसर सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई भी नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, अहमदिया आंदोलन को कादियान आंदोलन भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत देखा जाए तो 19वीं सदी के अंत में पंजाब के कादियान में हुआ था, ठीक है। इस आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम में सुधार तथा ईसाई मिशनरियों एवं आर्य समाजियों से इस्लाम की रक्षा करना था। तो आंसर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1929 ईस्वी के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था। यहाँ पे शारदा एक्ट पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, जिससे लड़कों और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित करना। यानी देखा जाए तो दूसरे का आंसर आपका सी हो जाएगा। अब इसको समझिएगा कि 1929 के शारदा एक्ट को चाइल्ड मैरिज यानी क्या लिखा है, रेस्ट्रेन एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट में शारीरिक संबंध बनाने के लिए लड़कियों की सहमति की उम्र यहाँ पे देखा जाए तो 14 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। इस बिल को राय साहब हरविलास शारदा ने 1900 याद रखिएगा 1927 में प्रस्तुत किया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मिलान करके बताइए। चलिए इसको अच्छे से मिलान करिएगा और पूरा बेहतर तरीके से इसको हम मिलान करेंगे। देखिए, शिव मंदिर जो आपका दिया गया है ये आपका भूमरा नागौर, और विष्णु मंदिर जो है आपका तिगवा कहाँ है, इसमें है। और दशावतार मंदिर सभी को पता है कहाँ पे है। दशावतार मंदिर आपका झांसी दिया गया है, यानी देवगढ़ झांसी। और लक्ष्मण जो है मंदिर ये आपका चला जाएगा सिरपुर में, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा। आगे भी आपको मिलान करके ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको भी अच्छे से देखिए और मिलान करके बताइए। तो दीवान ए विजारत ये आपका वजीर का विभाग चला जाएगा। एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें कोई ऐसा दिया नहीं है। चलिए दीवान ए अर्ज देखते हैं। दीवान ए अर्ज आपका सैन्य विभाग चला जाएगा। उसके बाद देखते हैं। और जो आपका दीवान ए रिसालत ये आपका दिया गया है विदेश विभाग। और आपका दीवान ए इंसा आपका है ये आपका पत्रकार में चला जाएगा, और ये आपका सामने चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करके बताइए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा, 1 और 2। यानी गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त ने किया था, और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि देखा जाए तो हणिशेर था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा कि श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी, और समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, जिसने संभवतः देखा जाए तो कच्छ नामक राजकुमार की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्न कथनों को पढ़ करके कूट अनुसार सही उत्तर का चयन करके बताइए। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, 1 और 2। यानी 1731 ईस्वी में डभोई के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने त्रियमंकर राव को पराजित कर सारे प्रतिद्वंदियों का अंत कर दिया था। दूसरा है कि 1731 ईस्वी में
वर्ना की संधि द्वारा संभा द्वितीय ने साहू की अधीनता स्वीकार की थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा। देखिए बात करेंगे 1707 में साहू और ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें साहू विजय रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न पेशवाओं का सही कालक्रम बताइए। निम्न पेशवाओं का, तो इसका आंसर देखिए 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, उसके बाद बाजीराव और आपका माधवराव प्रथम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर आपका 7 का ए हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, निम्न नेताओं व उनसे संबंधित मिसल का जो आपका गलत युग्म है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, संधू जाट चौधरी कन्हैया मिसल हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका जो मिलान है ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे हम कि कन्हैया जो मिसल है वो संस्थापक जयसिंह हो जाएगा, संधू जाट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसका आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा 1 और 2, यानी अनुच्छेद 124(3) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के विषय में प्रावधान करता है। दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका सी हो जाएगा। वे व्यक्ति राष्ट्रपति की देखा जाए तो राय में पारंगत विधेयता को संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है कि राज्यपाल के विशेषाधिकार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसका आंसर सभी लोग नोट करेंगे, आंसर आपका सी हो जाएगा 1 और 2, यानी राज्यपाल के पद की शक्तियों और कर्तव्यों के अनुपालन के लिए किए गए कार्यों के लिए उसे किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। दूसरा है कि पद ग्रहण के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध कोई सिविल कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व उसे 2 माह की पूर्व सूचना देनी आवश्यक होता है। इस प्रकार से इसका आंसर देखा जाए तो 10 का सी हो जाएगा। बात करेंगे अनुच्छेद 161 के बारे में। तो इसके अंतर्गत राज्य के गवर्नर तथा भारत के राष्ट्रपति को कुछ जो उन्मुक्तियां हैं वो दिया गया है। कौन से अनुच्छेद के दौरान? तो 361 के दौरान। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मीथेन तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब इसको समझिएगा। देखिए मीथेन गैस के 3 प्रमुख स्रोत होते हैं, एक कोयला के खदान, धान के खेत एवं जुगाली करने वाले जो पगुराई करते हैं वो पशु के मुंह से हो जाता है। ठीक है। मीथेन का उपयोग कार्बन ब्लैक बनाने में, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल क्लोराइड एवं क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किया जाता है। इसको आप अच्छे से समझिएगा। लेटेराइट मिट्टियों के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा। उनमें फास्फेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। देखिए भारत में लेटेराइट मिट्टी मेघालय, पठार और पश्चिमी तट, पूर्वी धार के क्षेत्रों में पाई जाती है। इनका स्वरूप देखा जाए तो ईंट जैसा होता है, भीगने पर ये कोमल एवं सुखाने पर कठोर हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कहता है कि अशोक मेहता समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1, यानी पंचायती राज कार्यक्रम की असफलता के कारणों का अध्ययन करने एवं उन्हें प्रभावी बनाने के सुझाव देने के लिए 1977 में इस समिति का गठन किया गया था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 13 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। बात करेंगे कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति किया था। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय देखा जाए तो ढांचे के अंतर्गत जिला स्तर पर जिला परिषद एवं उसके नीचे मंडल स्तर पर पंचायत सामूहिकरण की वकालत की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कहता है पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन संबंधित प्रावधान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 1 और 2। देखिए राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर
एक वित्त आयोग का गठन करेगा। दूसरा है कि पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 झ में किया गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 14 का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसका आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा 1 और 2, यानी भारतीय संविधान में कुल जो अनुच्छेद 21 के द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 21 विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों को विरुद्ध संरक्षण जो है वो प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आंसर आपका सी हो जाएगा। सभी लोग को याद होगा कि गोपालन मामले यानी 1950 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की जो व्याख्या है वो कर बतलाया कि प्रावधान सिर्फ कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि इंसुलिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर पढ़ करके कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा 1, 2, 3। देखिए इंसुलिन की खोज सभी को पता है, बेटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट ने किया था 1921 में। इंसुलिन के अल्प श्रवण में मधुमेह के नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन के अतिश्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञात कम होने लगता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यह कार्बोहाइड्रेट उपचायों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि भारत के चांपा, याद रखिएगा, चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 2 और 3। देखिए ये अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियां को पालते हैं। उसके बाद इन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। देखिए इन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। चांगपा जनजाति एक बंजारा समुदाय है जो भारत के लद्दाख क्षेत्र के यांगपंग इलाके में मुख्यतः निवास करती हैं। अगला प्रश्न है कि बायोकार्बन एंड फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा, विश्व बैंक के द्वारा ये किया जाता है। यह फंड एक बहुपक्षीय फंड है जो भूमि क्षेत्र से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, विकासशील देशों में वनों की कटाई और वन साक्षरता को रोकने के लिए समर्पित है। ठीक है, इसकी स्थापना सभी लोग याद रखेंगे 2013 में किया गया था। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन करता है कौन। तो ये जो चयन करता है ये बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। आंसर आपका 19 का सी हो जाएगा। बात करेंगे 28 फरवरी 2016 को सरकार ने बैंक ब्यूरो यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया था 28 फरवरी 2016 को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों। क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। देखिए संघ लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दूसरा पॉइंट है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 316 में किया गया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कहता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर पढ़ करके कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए बताइए। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 1 और 2। देखिए इसका आरंभ कोलकाता में 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि समाज के गरीब और कम आय के वर्ग के लोगों के विकास के लिए नई जीवन बीमा योजना है। तो इस प्रकार से 21 का आंसर आपका सी हो जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब और कम आय वर्ग के लोगों के विकास के लिए एक नई जीवन बीमा योजना है और इस योजना को तहत टर्म प्लान देने के लिए न्यूनतम 18 साल और अधिकतम उम्र 50 साल रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक जीवाणु नहीं होता है। तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए एड्स रोग HIV वायरस के कारण उत्पन्न होता है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्या बोलते हैं, उत्पन्न होता है जिसमें रोगी की रोग प्रतिरोध क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप सभी लोग का ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए प्रथम बार खोज देखा जाए तो 1981 में न्यूयॉर्क में किया गया था, और भारत में एड्स की खोज देखा जाए तो 1986 में चेन्नई में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो डी हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। देखिए लोहे की आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसके ऊपर लाल रंग की एक ढीली परत बैठ जाती है, जिसे जंग या फिर रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित है। जीवाणु जनित है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यक्षमा। क्या हो जाएगा, यक्षमा। देखिए खसरा विषाणु जनित रोग है। क्या बोलते हैं, खिलाड़ी पाँव एवं दांत जो दांत कवक होता है उसके द्वारा उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं कि कम जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, तो देखा जाए तो मरुदभित कहलाते हैं। आंसर आपका 26 का आंसर आपका ए हो जाएगा। मरुदभिक पौधे का उदाहरण याद रखिएगा, नागफनी हो गया, उसके बाद यूफोरबिया हो जाएगा, एकासिया हो जाएगा, और उसके बाद केजोराइना हो जाएगा। तो नागफनी वगैरह हम लोग की तरफ देखने को मिलता है, ये सब कहीं भी उत्पन्न हो जाता है। संस्था एवं उनके संस्थापक का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब देखिए बात करेंगे यहाँ पे हम कि आत्मीय सभा सभी को पता है। आत्मीय सभा कब हुआ था, तो 1815 में राजा राम मोहन द्वारा ये किया गया था। ठीक है, तो अब बात करेंगे यहाँ पे हम किसके बारे में, थोड़ा सा देखेंगे, ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज आप सभी लोग याद रखिएगा, ये 1865 में हुआ था, और इसके संस्थापक कौन है, तो केशव चंद्र सेन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो आंसर आपका देखा जाए 28 का सी हो जाएगा, गीत गोविंद जयदेव आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यांगडुबू की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी। तो ये जो हुआ था ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए यह संधि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में बर्मा के पराजय के बाद हुआ था। आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से शुरू होकर 2 वर्षों तक चला तथा 24 फरवरी 1826 को यांगडुबू की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, मायोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मायोन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट करिएगा। यह ज्वालामुखी फिलीपींस देश के जुलोन द्वीप पर स्थित है। इटली का विसुवियस ज्वालामुखी एक प्रस्तुत ज्वालामुखी है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें भी आपको मिलान करना है। कीट और संचरित रोग दिया गया है। चलिए बताइए। मादा एनोफिलीज आपका मलेरिया ज्वर हो जाएगा, और मादा एंडीज तो ये आपका किस में जाएगा, पीत ज्वर। और घरेलू मक्खी जो है ये आपका चला जाएगा हैजा, और पेडुकुलस आपका चला जाएगा टाइफाइड। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य कथन बताइए। असत्य कथन इसमें से कौन सा है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह पेरिस में है। यह आपका ऑप्शन गलत है। देखिए संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह देखा जाए तो संघाई यानी चीन लदान मात्र के आधार पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्वात करने वाला प्रमुख बंदरगाह यानी सेंसोरोस है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, तो उरुग्वे है। उरुग्वे। अगला क्वेश्चन है कि देश और राजधानी का गलत युग्म बताइए। इसमें से आपको बताना है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, चाड बमाको। क्या हो जाएगा, चाड बमाको। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें भी आपको मिलान करके बताना है। माइक स्थल और राज्य दिया गया है। चलिए बताइए।
चिरांग रिपु देखा जाए तो ये आपका असम में चला जाएगा। पूर्वी द्वार आपका देखा जाए तो पश्चिमी बंगाल, और आपका गारो पहाड़ी सभी को पता है मेघालय से संबंधित है, और मयूरभंज आपका उड़ीसा से है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। ये सभी मौडक स्थल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, राजघाट बांध यमुना। सभी को पता होना चाहिए कि आप सभी लोग का 35 का कि यमुना यहाँ पे नहीं होगा। राजघाट जो बांध है वो बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी पर, तो बेतवा नदी पर। चलिए आगे देखेंगे कि अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पूरा बुक को डाउनलोड करके दोबारा रिवीजन डिटेल अच्छे से देखिएगा, वहां से आपको पूरा बेहतर तरीके से डिटेल मिल जाएगा। तो इसका आंसर देखिए हेलोफाइट्स हो जाएगा, यानी ए उत्तर हो जाएगा। हेलोफाइट्स दलदल में उगने वाले पौधे होते हैं, जैसे मैंग्रोव, उसके बाद आर्मेनिया और लेवेंडर आदि हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से आपको अच्छे से पढ़ के आंसर करना है। तो इसका आंसर देखिए सी हो जाएगा 1 और 2, यानी जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह कार्बोहाइड्रेट व ग्लाइकोजन के रूप में होता है। पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए आप इसको अच्छे समझिएगा कि इसके अलावा एस्पिरिन टैबलेट और टूथपेस्ट के प्रयोग से भी इसमें आराम देखने को मिलता है। बात करेंगे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 है, जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि GVK राव समिति का गठन कब किया गया था। तो ये जो गठन है, ये गठन देखा जाए तो ये किया गया था 1985 में। कब, तो 1985 में। देखिए ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हेतु योजना आयोग द्वारा GVK राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपको मिलान करना है, टाइगर रिजर्व और स्थान दिया गया है। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति, एक सेकंड, कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 40 है ना। हाँ आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 यानी नागरहोल। नागरहोल देखेंगे ये आपका किस में जाएगा। नागरहोल देखा जाए तो कर्नाटक से संबंधित है। बांधवगढ़ आपका चला जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद मालघाट जो है ये आपका महाराष्ट्र में चला जाएगा, और मधुमलई जो है ये आपका चला जाएगा, याद रखिएगा, मधुमलई आपका तमिलनाडु चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम देखा जाए तो पैंडेमिक कहा जाता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। बात करेंगे 2019 में कोरोना वायरस का फैलना पैंडेमिक की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि यह विश्व के कई देशों में फैल गया है और आज भी प्रभावित कर रहा है सभी को। अगला क्वेश्चन है कि इन्फ्लुएंजा रोग होता है। तो इन्फ्लुएंजा रोग पूछा गया है, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर देखिए बी हो जाएगा, विषाणु से होता है। इन्फ्लुएंजा एक संक्रमित रोग है जिसके लक्षण है बुखार, मांसपेशी में दर्द, गले का खराश एवं थकावट। इस प्रकार से ये आंसर इसका विषाणु हो जाएगा। खसरा की बीमारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है। तो आप सभी लोग पता ही होगा, वायरस से होता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। इस रोग का कारण देखा जाए तो मोरबिलिटी विषाणु है। यह वायु वहित बीमारी है जो संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न नहीं होता है। तो जीवाणुओं से उत्पन्न नहीं होता है तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए इन्फ्लुएंजा एवं पोलियो वायरस जनित रोग है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा और पोलियो ये आपका वायरस जनित रोग है। इन्फ्लुएंजा और बात करें कि मलेरिया प्रोटोजोआ के उत्पन्न होता है। जो आपका मलेरिया है ये आपका प्रोटोजोआ से उत्पन्न होता है। आगे देखेंगे, इसमें आपको दोआब दिया गया है और नदियाँ दिया गया है। अब इसको अच्छे से मिलान करके बताइएगा। बिस्ट दोआब ये आपका चला जाएगा व्यास एवं सतलज, व्यास एवं सतलज। और बारी दोआब आपका चला जाएगा क्या बोलते हैं, बारी दोआब व्यास एवं राबी, व्यास एवं राबी। और रेचना दोआब आपका चला जाएगा राबी एवं चिनाब, राबी एवं चिनाब। और जो आपका
चाज दोआब है आपका चिनाब एवं झेलम चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये भी आपको मिलान करना है। खेती और खेती का नामकरण दिया गया है। चलिए इसको अच्छे से बताइएगा। फूलों की खेती जो है फ्लोरिकल्चर चला जाएगा, इस एक सेकंड अच्छे से देखेंगे। और आपका जो फसलों की खेती है ये आपका एग्रोनॉमी, और बात करेंगे सब्जियों की खेती तो ये आपका ओलेरिकल्चर, और जो आपका फलों की खेती है ये आपका चला जाएगा पोमोलॉजी। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि कवकों का प्रयोग किया जाता है किसमें, तो कवकों का देखा जाए तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। अब इसको समझिएगा कि कवकों का प्रयोग ब्रेड बनाने में यानी अल्कोहल निर्माण में, खाद्य पदार्थ के रूप में तथा दवा बनाने में भी किया जाता है। और बात करेंगे कि एगेरिकस छात्रक का उपयोग सब्जी के रूप में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है। ये जो होता है यह आपका बुचेरिया बैंक्राफ्टाई हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला कि किसी देश द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है, तो ये जो किया जाता है ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। देखिए किसी देश के द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन का उद्देश्य निर्यात को बढ़ाना, आयात को कम करना, भुगतान संतुलन और विदेशी मुद्रा अर्जन करना सभी होता है। अवमूल्यन का अर्थ है कि देश की मुद्रा को जानबूझकर अन्य प्रमुख विदेशी मुद्रा की तुलना में कम कर देना होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्वात में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, अपघर्षण। क्या हो जाएगा, अपघर्षण आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए अपघर्षण के द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है, परंतु यह अपरदन से अलग होता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एजेंडा 21 से संबंधित है, 21 से संबंधित है, तो इसका आंसर सभी लोग नोट करेंगे। ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त इससे कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा कि ब्राज़ील के रियो सम्मेलन यानी पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 पारित किया गया था। एजेंडा 21 का उद्देश्य है प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना तथा सतत विकास का रास्ता अपनाना। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि ऋण देना कहलाती है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, रेपो दर। प्रमुख उधारी दर बैंकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक ब्याज दर है। यह वह ब्याज दर है जिस पर बैंक अच्छे क्रेडिट वाले ग्राहकों को उधार देता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रम के कारण भूकंप आते हैं, यह कथन किससे संबंधित है, तो यह कथन देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, H.F. रीड हो जाएगा, H.F. रीड। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि H.F. रीड एक अमेरिकन भूगर्भ शास्त्री थे जिन्होंने भूकंप विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मेघालय की गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचनात्मक दृष्टि से संबंधित है, तो देखा जाए तो प्रादीपीय पठार हो जाएगा, यानी 54 का आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं, बताइए। तो इसका आंसर देखा जाए तो 55 का क्या होगा, 55 का आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर। देखिए वेक्टर ऐसे जीव समूह हैं जो रोगाणुओं और परजीवियों को किसी संक्रमित व्यक्ति अथवा पशु से अन्य व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, तो इस तरीके से एक दूसरे से इधर उधर करते हैं। ठीक है, अगला है कि मियादी ज्वर किस कारण से होता है, मियादी ज्वर। तो देखिए मियादी जो ज्वर है यह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवाणु के द्वारा। टाइफाइड को मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। टाइफाइड बुखार एक संक्रमण है जो दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। अगला प्रश्न है कि जांगसोंग चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये देखा जाए तो आंसर आपका ए हो जाएगा, सिक्किम। क्या हो जाएगा, सिक्किम आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए जांगसोंग चोटी भारत, नेपाल और तिब्बत की त्रिबिंदु सीमा पर स्थित है। यह हिमालय के जनक हिमखंड में अवस्थित भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, कहता है ऑटिज्म का मानसिक रोग या फिर मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला एक गंभीर विकार है। किस रंग को ऑटिज्म का प्रतीक माना गया है, तो इसका आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा, नीला। क्या हो जाएगा, नीला आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा।
हाल ही में दिसंबर 2019 के दौरान भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य की जननायक जनता पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान किया है? तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 में गोवर्धन स्कीम लॉन्च किया गया, यह किस मंत्रालय की पहल है? तो ये देखा जाए तो जल शक्ति मंत्रालय का पहल है, आंसर आपका सी हो जाएगा। किसानों की आय में बढ़ोतरी करना इसका मुख्य उद्देश्य है इस पहल का। अगला क्वेश्चन है कि 14 मार्च 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वनवासी समागम नामक आदिवासी सम्मेलन को संबोधित किया। वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में, आंसर आपका यहाँ पे 61 का आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्र सरकार द्वारा किस प्राचीन नदी पर शोध एवं अध्ययन के लिए एक बार फिर एक सलाहकारी समिति का गठन किया गया है? तो आपका यहाँ पे आंसर भी हो जाएगा सरस्वती। क्या हो जाएगा? सरस्वती आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, दिसंबर 2019 के दौरान कौन सा देश मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए बताइए। तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 1 और 2। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस पर धन संग्रह, सशस्त्र सेना के प्रतीक चिन्ह यानी झंडे को बांटकर मनाया जाता है, जिसमें 3 रंग लाल, गहरा नीला और हल्का नीला होता है। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। यह आपका 7 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही से खाद्य पदार्थों के मिलावट करने वालों के लिए आजीवन कारावास की सजा वाले अधिनियम को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपका 2 दिसंबर हो जाएगा, यानी आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे हिंदी दिवस का आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को, और विश्व कैंसर दिवस आपका मनाया जाता है 4 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी भू आकृति बनेगी पृथ्वी पटल में दरारों के बीच से एक स्थलखंड ऊपर उठ जाता है? तो इसका आंसर बताइए। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, भ्रंशोत्य पर्वत आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, कहता है कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है किससे? तो ये जो बल उत्पन्न होता है पृथ्वी के घूर्णन से होता है, आंसर आपका 68 का डी हो जाएगा। कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के भिन्न भिन्न घूर्णन यानी गति के कारण उत्पन्न वायु की दिशा को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह और टूडीलाल, बाबा सोहन सिंह भाखना और गुरदीप सिंह जुड़े थे किससे? ये देखा जाए तो गदर आंदोलन से जुड़े थे, आंसर आपका सी हो जाएगा। तो देखिए इसका 69 का आंसर देखा जाए तो गदर आंदोलन से ये सब लोग जुड़े थे, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड किस कारण से त्याग दिया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, जलियांवाला बाग की दुखद घटना हो जाएगा, यानी आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1890 की बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में अपने प्रकार की पहली ट्रेड यूनियन थी, इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना देखा जाए तो M.N. लोखंडे ने किया था, आंसर आपका डी हो जाएगा। बौद्ध शताब्दी में धर्मचक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो देखा जाए 72 का, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बुद्ध का प्रथम उपदेश हो जाएगा। ठीक है, बुद्ध का प्रथम उपदेश। अगला है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा में 2 अस्पा और सिंह अस्पा श्रेणी का प्रवर्तन किया? बताइए। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सन 1863 ईस्वी में मुहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कहाँ में? तो ये जो हुआ था कलकत्ता में किया गया था, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके संस्था की स्थापना देखा जाए तो नवाब अब्दुल लतीफ़ ने किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75,
ये कहता है कि सन 1857 के विद्रोह निम्नलिखित घटनाओं का सही काल क्रमानुसार सही करके बताइए। तो इसका आंसर याद रखिएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख यानी इसिला नामक प्राचीन नगर का उल्लेख करता है। इसिला, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर आप सभी लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, 76 का आंसर आपका ई हो जाएगा। अशोक का ब्राह्मणी अभिलेख इसिला नामक प्राचीन नगर का उल्लेख करता है और ब्राह्मणी अशोक का लघु शिलालेख है जो कर्नाटक राज्य में पाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नहरें बनवाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो आंसर आपका गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना भी की थी। ये नहर बनाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। अगला प्रश्न है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। तो ये 1761 में आई थिंक लड़ा गया था और ये देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा। मराठा और अफगान के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कृष्णदेव राय के दरबार में राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था। ये आपका ऑप्शन गलत है। देखिए अब्दुल रज्जाक एक फारसी विद्वान था जो देव राय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर राज्य में आया था। अगला प्रश्न है कि अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। मनसबदार का पद सैनिक और वंशानुगत होता है। ये आपका ऑप्शन गलत है। आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे कि मनसबदार का पद सैनिक और वंशानुगत होता था। मनसब के जारी लेने की उल्लेख 1574 से मिलता है। अगला प्रश्न है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था। सभी को पता होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। आंसर आपका 81 का डी हो जाएगा। मोइना जो आपका ख्वाजा चिश्ती की दरगाह आपको पता है कहाँ पे है, तो अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि महाजनपद व उनकी राजधानी का गलत युग्म बताइए। तो 82 का आंसर आपका डी हो जाएगा। असमक मथुरा। असमक मथुरा आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा कि असमक आपका देखा जाए तो आपका पोतना में है, यानी पोटल्ली भी आपका होता है, पोटल्ली या फिर पोटना। अगला है कि भारत में संवतों का सही कालक्रम कौन सा है। तो 83 का आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा। विक्रम शक गुप्त हर्ष। इस प्रकार से 83 का आंसर आपका ए हो जाएगा। भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में डाली गई थी। तो 84 का देखा जाए तो आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, आंसर आपका लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। देखिए भारत यानी प्रथम रेल की शुरुआत देखा जाए तो 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच में किया गया था। ठीक है, अगला है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मराठा राज्य संघ का अंत हो गया था। तो इसका आंसर आपका लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। इसका कार्यकाल देखा जाए तो 1813 से 23 के काल में ही अंग्रेज नेपाल युद्ध 1814-16 के बीच में सुगौली की संधि हुई थी एवं पिंडारियों का दमन किया गया था। अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारियों यानी क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से प्रकाशित होते थे। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, बंगाल से। कहाँ से, बंगाल से। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में स्वशासन या फिर स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा गया था। तो आंसर आपका 87 का देखा जाए तो ए हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906 के द्वारा। देखिए 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, जिसमें स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, कहता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था। तो ये रद्द किया गया था 1911 में। कब, 1911 में। बात करेंगे बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की वकालत किया था। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। देखिए राजा राम मोहन राय ने 1815 में, याद रखिएगा 1815 में आत्मीय सभा एवं 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी तथा 1820 में उन्होंने
प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक भी लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से संबंध था। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए, विद्यार्थी जीवन में ही उन्हें विद्यासागर की उपाधि संस्कृत कॉलेज द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का जानकार था। बताइए क्या होगा इसका आंसर। सभी लोग आंसर सही करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा क्वेश्चन सही करने का। ठीक है, चलिए। तो देखिए, इसका आंसर आपका 91 है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी वारेन हेस्टिंग आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग। देखिए, बात करेंगे, रॉबर्ट क्लाई बंगाल का प्रथम गवर्नर था। इन्होंने अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं शाह आलम के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि भी किया था। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष देखा जाए तो राष्ट्रपति होता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो आंसर याद रखेंगे, अमेरिका हो जाएगा, यानी आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे मौलिक अधिकार की अवधारणा के अलावा भी आपका उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्याय की स्वतंत्रता, ये सब आपका यहाँ पे अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, यह कथन किसका है। तो यह कथन देखा जाए तो आपका पालकीवाला का, यानी N.A. पालकीवाला। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लाई गई है। द्वैध शासन प्रणाली, तो इसका आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा, 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम। क्या हो जाएगा? 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम हो जाएगा। द्वैध शासन के अंतर्गत आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारिणी द्वारा करता है और हस्तलिखित विषयों प्रशासन गवर्नर अपनी विषय मंत्रियों की सहायता से करता था। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी हो जाएगा। 10वीं अनुसूची संविधान में किस संविधान संशोधन तहत जोड़ी गई है। तो इसका आंसर आपका 52वें संशोधन के द्वारा 1985 के द्वारा ये किया गया है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध किया गया है। तो इस प्रकार से आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को नागरिकों के मध्य विभेद करने से रोकता है। बताइए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 15 आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अच्छे समझिएगा, 15A में ये सब आपका प्रावधान किया गया है। सोडा वाटर नाम पेय पदार्थ किस पदार्थ को मिलाकर बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गलत युग्म पहचानिए, यानी इसमें से गलत युग्म कौन सा है। तो इसका आंसर देखिए, नींबू में क्या है कि लिटिल लीफ जस्ते की कमी से, ये आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, नींबू में साइटस कैंसर नामक रोग होता है जो जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। कहता है कि थनैला रोग किसके कारण होता है। थनैला, तो ये देखा जाए तो ए हो जाएगा, जीवाणुओं के द्वारा। क्या हो जाएगा? जीवाणुओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि विषैले प्रभावों को दूर करने वाली औषधियों को क्या कहते हैं। औषधियों को क्या कहते हैं, बताइए। तो इसका आंसर देखा जाए 101 का, तो आपका एंटीटोड हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। एंटीटोड के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि आपका एसिटाइड हो जाएगा, एसिटाइल सिस्टीन, एट्रोपिन, डिगोक्सिन। तो इस प्रकार से ये सब का इसका उदाहरण है। भारत में सबसे ज़्यादा प्रतिशतता किस प्रकार की जोत की है। तो इसका आंसर आपका सीमांत जोत हो जाएगा, यानी आंसर आपका 102 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया। तो ये लागू किया गया था 1957 में। कब?
1957 में। देखिए, संपदा कर वह प्रत्यक्ष राशि होती है जो किसी संपत्ति के स्वामी द्वारा इस संपत्ति के मूल्य के अनुसार अदा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ये जो प्रकाशित करता है विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। इस रिपोर्ट का प्रकाशन देखा जाए तो 1978 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो खर्चा कर दिया गया हो और वसूल न हो सके उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे देखा जाए तो 106 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगमन लागत हो जाएगा। निगमन लागत आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, रेगनर फ्रिंच। रेगनर फ्रिस्ट हो जाएगा। आंसर आपका 107 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? चलिए बताइए। सभी लोग सही आंसर करके बताएंगे, एक भी क्वेश्चन कोशिश करेंगे गलत ना हो। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, पादप प्लवक, जंतु प्लवक, छोटी मछली और बड़ी मछली। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हो जाएगा, यानी ए उत्तर हो जाएगा। यह वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न हाथी रिजर्व में से उड़ीसा में कौन सा स्थित नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, मयूर झरना। क्या हो जाएगा? मयूर झरना आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। मयूर झरना हाथी रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा डॉल्फिन जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था 5 अक्टूबर 2009 को ये घोषित कर दिया गया था। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए बताइए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है कि विश्व आर्द्रभूमि किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप सभी को पता ही होगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखिए, इसमें उपकरण, यंत्र और मापन की गई राशि दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से देखेंगे। और मीटर सभी को पता है धारा से संबंधित है, और हाइग्रोमीटर आपका जो है सापेक्षता आर्द्रता से संबंधित है। स्प्रिंग तुला या आपका चला जाएगा भार, और आपका बैरोमीटर दाब से संबंधित है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मिलान करना है, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस देखा जाए दही बनाने में काम आता है। कहाँ गया ये? राइजोबियम आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण आपका यहाँ पे हो जाएगा। ईस्ट आपका देखा जाए तो ईस्ट अल्कोहल उत्पादन कहाँ गया? और एस्परजलिस ये आपका देखा जाए तो साइट्रिक अम्ल बनाने में। आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, निम्न कथनों पर विचार करके बताइए, अच्छे से समझिएगा, आंसर आप सही करिएगा। तो इसका आंसर देखिए ए हो जाएगा, केवल एक। यानी 5 मार्च 2020 को इसरो ने जियो इमेजिंग सैटेलाइट यानी जी सैट आई लॉन्च करने की घोषणा किया गया है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 27 फरवरी को, यानी आंसर आपका देखा जाए तो सी उत्तर हो जाएगा। 2021 का राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस का विषय है पॉपरिंग विद प्लांट प्रोटीन। ठीक है। भारत ने किस देश के साथ ईयर ऑफ एनवायरनमेंट लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी ट्रांस यूनिट CIBIL के सहयोग से MSMEs के लिए किस नाम से एक नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 लॉन्च किया गया है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा? डॉक्टर हर्षवर्धन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि विश्व संस्कृत दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया है? तो आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी 3 अगस्त को ये मनाया गया है। सभी लोग इसको नोट करिएगा। अगला प्रश्न है कि ओला द्वारा शुरू किए गए ओला कारपोरेट उद्यम गतिशीलता समाधान में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, कनाडा इसमें शामिल नहीं किया गया है। श्रम और संसदीय समिति की सिफारिश के अनुसार किसी
कर्मचारी को उसके रोजगार की समाप्ति कर दे ग्रेच्युरी के न्यूनतम पात्रता अवधि कितनी है? तो इसकी अवधि देखा जाए तो करीबन आपका यहाँ पे 1 साल हो जाएगा। ये उत्तर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा विश्व का सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप अल होई किस देश में स्थित है? तो ये आपका देखा जाए तो सीरिया में स्थित है। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माणिक्यवाला यानी माणिक्यवाला राव का निधन हो गया है, वो क्या थे? तो वो क्या थे बताइए? तो वो राजनीतिज्ञ थे। आंसर आपका डी। करेंट अफेयर है, इसको अच्छे से सभी लोग नोट करेंगे। कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच बाधाओं को दूर करने के लिए पहले कदम के रूप में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अंग्रेजी साहित्य में MA कार्यक्रम शुरू किया है? MA, तो इसका आंसर देखिए NIT चित्री हो जाएगा, यानी त्रिची हो जाएगा। जापान में आज के दिन यानी 6 अगस्त किस वर्ष हिरोशिमा पर परमाणु बम यानी लिटिल बॉय गिराया गया था? तो आप सभी लोग इसका आंसर सभी लोग नोट कर लेंगे। 1945 में ये गिराया गया था। डी उत्तर हो जाएगा। रॉय ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवेर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी यतीश यादव हो जाएगा। यतीश यादव। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्री की फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में क्या रैंक है? तो इसका आंसर सभी लोग याद रखेंगे। रैंकिंग सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। आपका दूसरा रैंक है, ठीक है। आंसर आपका बी हो जाएगा। अद्भुत अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है जो अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालेगी? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा नीना रॉय। क्या हो जाएगा? नीना रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रख्यात व्यक्तित्व शर्ली एंड ग्रेव का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस रूप में प्रसिद्ध थी? तो वह किस रूप में प्रसिद्ध थी? तो देखा जाए तो आपका उपन्यासकार हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति का लक्ष्य 2020 तक राजधानी शहर में कितने प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन करने का है? तो करेक्ट आंसर आपका 25%। क्या हो जाएगा? 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला समुद्र के अंदर बनने वाला टनल किस शहर में बनाया जा रहा है? तो आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। मुंबई टनल में बनाया जा रहा है। आंसर आपका 32 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है, वक्र होगा क्या? तो इसका आंसर आपका एक दीर्घवृत्त हो जाएगा। आंसर आपका 133 का ए उत्तर हो जाएगा। नीले, लाल, काले व सफ़ेद रंग के समान ताप वाले चार तारों को ठंडा होने दिया जाता है, इसकी शीतलतन दर अधिक होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो सफ़ेद की हो जाएगा। 150 क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे बन जाता है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो यहाँ पे भारत का स्थान पूछा गया है, तो सभी लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। 135 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 9 नंबर का यहाँ पे स्थान भारत का दिया गया है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 10वां नंबर पर है, तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला है कि 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है किसको? ये हुआ है जेनिफर डांडना को। अगला है कि निम्न में से बेमेल कौन सा है? बेमेल यानी अलग कौन सा है? तो आपका यहाँ पे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अहमदाबाद, ये आपका ऑप्शन जो है ये गलत है। ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल के तिरुवनंतपुरम में है। इसकी स्थापना देखा जाए तो 1963 में ये किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेता है। यह सोख लेता है तो क्या? तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। देखिए आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा कि वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। यह पराबैंगनी सी एवं औसत UVB को अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन है कि AR 2770 क्या है जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है? तो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है तो सौर धब्बा हो जाएगा, यानी 139 का आंसर देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा। 11 वर्षों में शांत सूरज पर एक विशाल और धब्बा देखा गया है। यह धब्बा मंगल ग्रह के बराबर है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा थल और समुद्र के उन क्षेत्रों जो
पीड़कनाशकों, तेल और विलायनों द्वारा प्रदूषित हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। 1909 में मुस्लिम लीग ने अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का विरोध किया था। यह आपका ऑप्शन जो है गलत है। मुस्लिम लीग की मांग पर ही सांप्रदायिक निर्वाचन की स्वीकृति प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी ने या फिर कंपनी के भारतीय सिपाहियों की विद्रोहियों बनाने का कारण नहीं था। तो आंसर इसका 42 का देखा जाए तो डी हो जाएगा, अधिकारियों की अक्षमता हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह, तो ये देखा जाए तो आंसर सी हो जाएगा। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, उनसे एक अमान्य मूल पर जबरदस्ती कार्रवाई जा रही थी। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका चौकीदारी हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो बिहार किसान सभा से देखा जाए तो आंसर आपका ई हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा कि बिहार में 1922 में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने किसान सभा का गठन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को हुए शहीदों के नाम एवं उनके निवास स्थान मिलान करके बताइए। तो आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा, यानी जगपति कुमार देखा जाए तो आपका तीसरे में चला जाएगा, रामानंद सिंह आपका दूसरे में, और राजेंद्र सिंह आपका पहले में, और जो आपका सतीश चंद्र झा है ये आपका चला जाएगा चौथे में। आगे देखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम था हुंकार। क्या था? हुंकार नाम था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाएगा। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो आंसर आपका देखा जाए तो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। आप सभी लोग याद रखिएगा कि तत्कालीन यानी बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य उपयुक्त में से एक से अधिक थे। तत्कालीन बिहार, जिसमें झारखंड भी शामिल था, जो भारतीय संविधान सभा में 36 सदस्य थे। अगला है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बाबू कुंवर सिंह। याद रखिएगा, बी उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे 150 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को आप सभी लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि इन 50 में से कितना स्कोर किया है। इसका कटअप रहने वाला है आपका 100 क्वेश्चन का। ठीक है, देखते हैं 100 क्वेश्चन कौन सही करता है, और कमेंट करके बताइएगा कि कौन कितना क्वेश्चन सही किया है। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।